Hi everyone, I welcome you all again on a new day with our daily The Hindu newspaper based MCQs. So let's just start without wasting our time. First question for today is POCSO. सो पॉक्सो के बारे में मैं आपको पहले बता चुका हूँ. द पॉक्सो दैट इज़ द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट कब आया था? 2012 में. इसमें क्या होता है, देखो सबसे पहली बात इसके बारे में जो आपको पता होनी चाहिए, दैट इज़ इट इज़ रिलेटेड टू मतलब जो सेक्सुअल इंटीमेसी एंड कंसेंट अराउंड द माइनर्स है ना. एंड अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो ये एक जेंडर न्यूट्रल लॉ है. मतलब इट इज़ फॉर बोथ, चाहे लड़का हो लड़की हो, दोनों के लिए सेम तरह से वैलिड होता है. एंड ये क्या करता है, इट एस्टेब्लिशेस द एज ऑफ कंसेंट इन इंडिया टू बी 18 ईयर्स. मतलब कि कंसेंट देने की ही एज 18 साल है. अगर कोई 16, 17 साल, 15 साल, कोई भी अगर ऐसा मतलब जो चिल्ड्रन होते हैं, अगर वो कंसेंट देते भी हैं, अगर सेक्सुअल जो भी अगर आपका जो भी इंटीमेसी होती है कोई भी चीज़, तो उनका कंसेंट वैलिड नहीं माना जाएगा. और ये बेसिक सी चीज़ है. देखो 16-15 साल के बच्चे को समझ नहीं होती, हम मानते हैं कि उसमें इतनी मैच्योरिटी नहीं होती कि वो अपने डिसीजन खुद से ले पाए. तो कोई भी अगर ऐसा कोई बैड इंटेंशन वाला इंसान हो, कोई मतलब माइनर ना हो, वो अगर चाहे तो उसको मैनिपुलेट कर सकता है, मतलब उसके दिमाग में बातें फीड करके उससे कंसेंट निकलवा सकता है. कोई बड़ी बात नहीं है ना. सो इसीलिए माना जाता है कि 18 साल से पहले वाला अगर कोई भी लड़का या लड़की अगर कंसेंट दे भी, तो भी उसका कंसेंट इनवैलिड माना जाता है कोर्ट में. इसीलिए पॉक्सो के अंदर क्या होता है कि माइनर जो चिल्ड्रन होते हैं, माइनर जो 18 साल से कम के, उनके कंसेंट को इनवैलिडेट करके आप मतलब उसको एक स्टैट्यूटरी रेप की तरह कंसिडर कर सकते हैं, जो भी सामने वाला इंसान जो भी मतलब एक तरह से एक्यूज्ड होगा. ठीक है, तो ये आप मान सकते हैं. दूसरी बात कि कंसेंट, एज ऑफ कंसेंट मैंने बोला 18 साल की, तो एज ऑफ कंसेंट होता क्या है? एज ऑफ कंसेंट सिंपली मतलब होता है कि लीगली क्या एज है जिस पे एक इंडिविजुअल या कोई इंसान कंसेंट दे सकता है टूवर्ड्स द सेक्सुअल एक्टिविटी, है ना. जो सेक्सुअल एक्टिविटी होती है उसको लेके कंसेंट दे सकता है किस एज पे, उसको बोलते हैं आप एज ऑफ कंसेंट, है ना. तो 18 साल से नीचे वाले बच्चे अगर हाँ कर भी देते हैं कि ठीक है इट्स ओके या समथिंग लाइक दैट, तब भी उसका कंसेंट वैलिड नहीं होता है. सामने वाले पे केस हो सकता है, सामने वाले को पनिश करा जा सकता है, रेप की तरह ट्रीट हो सकता है, ये सारी चीज़ें हो सकती है ना. तो ये आपको पता होना चाहिए. तो इसमें मतलब ये है कि anyone below the age of 18 years is classified as a child and their consent to sexual acts is legally irrelevant, है ना. सो आपको पता है कि sexual acts with minors are treated as statutory rape based on the legal मतलब अजम्पशन दैट चिल्ड्रन के पास वो कैपेसिटी नहीं होती कि वो कंसेंट दे पाएँ. उनके मतलब उनको हम मैच्योर नहीं मानते इतना कि वो अपने डिसीजन खुद से ले पाते हैं. बच्चों को कोई भी मैनिपुलेट कर सकता है ना. तो मतलब कंसेंट उनका वैलिड नहीं माना जाता कि वो सोची समझी मतलब डिसीजन होगा, इसीलिए, है ना. और इसमें रिसेंटली लेटेस्ट एक अमेंडमेंट हुआ था 2020 के टाइम पे, 2020-19 के टाइम पे. इसमें क्या है कि अब जो चाइल्ड पोर्नोग्राफी होती है, जो अडल्ट कंटेंट होता है या कुछ ऐसा, उसमें क्या होता है, अगर आप चाइल्ड पोर्नोग्राफी स्टोर करते हैं, अगर आप ट्रांसफ़र करते हैं, अगर आप उसको एक तरह से लिंक भी शेयर करते हैं, कुछ भी किसी भी तरह का अगर आप स्टोर करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, तो वो सारी चीज़ें क्या है, एक तरह से नया इसमें ऑफेंस की तरह इंक्लूड करा गया है पॉक्सो के अंदर ही. अब इसमें ना दो चीज़ें होती हैं. इसमें एक डिबेट चलती है, अगर मैं मेंस के पर्सपेक्टिव से बात करूँ, डिबेट चलती है कि जब दुनिया में आज के टाइम पे जस्ट बिकॉज, देखो आपको पता होगा आज के टाइम पे अगर बायोलॉजिकली बात करूं तो अडोलेसेंस की जो एज होती है, पहले जो होती थी टीन एज, अब वो कम हो चुकी है. मतलब आज के टाइम पे बच्चे बड़ी जल्दी सेक्सुअली मैच्योर हो जाते हैं. क्यों? बिकॉज अर्ली एक्सपोजर टू ऑल दिस पोर्नोग्राफिक कंटेंट, है ना. तो बच्चे क्या है, बड़ी जल्दी हार्मोनल उनका चेंजेस आ जाते हैं, बिकॉज बड़े ज़्यादा एक्सपोजर है, ऑनलाइन सारी चीज़ें अवेलेबल होती हैं. तो उससे क्या होता है कि आज के टाइम पे बच्चे बड़ी जल्दी मतलब सेक्सुअली मैच्योर हो जाते हैं. तो एक तरफ डिबेट ये चलती है कि क्या सेक्सुअल कंसेंट की एज कम होनी चाहिए, बिकॉज इसका मिसयूज़ होता है कि माइनर कंसेंट तो दे देगा. अब क्या होता है कि जो भी चाइल्ड होता है उसके माँ बाप क्या करते हैं, कई लोग बाय द इंटेंशन ऑफ एक्सटॉर्शन ऑफ मनी एंड ऑल ब्लैकमेल भी करते हैं सामने वाले को कि हम आप पे रेप का केस कर देंगे, ये सब. तो ये डिबेट भी चलती है. दूसरी तरफ ये भी डिबेट चलती है कि कंसेंट की एज जो ठीक है वो ही रहनी चाहिए, इवन और स्ट्रिक्ट करो इसको. क्यों? बिकॉज अगर तुम कंसेंट की एज कम कर दोगे तो यहाँ पे केसेस आ सकते हैं अगेंस्ट द रेप, या फिर आप बोल सकते हैं कि सेक्सुअल जो ट्रैफिकिंग होती है वैसे केसेस निकल सकते हैं. अगर आप कंसेंट और कम कर दोगे, एज कम कर दोगे, तो सेक्सुअल ट्रैफिकिंग हो सकती है, मिसयूज़ हो सकता है ना, इस सब चीज़ों का. तो ये डिबेट तो मीन्स पर्सपेक्टिव से, बट आपको पता होना चाहिए सारी चीज़ें, है ना. तो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को. द पॉक्सो इज डिस्क्राइब्ड एज अ
जेंडर न्यूट्रल लॉ बिकॉज जेंडर न्यूट्रल मतलब कि ये लड़कों लड़की दोनों पे मतलब सेम अप्लाई होता है, तो इट रिकॉग्नाइजेज विक्टिम्स एंड ऑफेंडर्स इरिस्पेक्टिव ऑफ द जेंडर। सिंपल सा एमसीक्यू। नेक्स्ट इज अंडर द पॉक्सो एक्ट ऑफ 2012 द एज ऑफ कंसेंट फॉर सेक्सुअल एक्टिविटी इन इंडिया इज 18 ईयर्स, है ना। सिंपल सा कि कंसेंट इसके पहले अगर चाहे जो भी लड़का या लड़की है माइनर है, वो अगर हाँ भी करता है कि हाँ आई एम ओके फॉर दिस सेक्सुअल एक्टिविटी, तो भी जो सामने वाला ऑफेंडर है उसको मतलब एज प्रोसिक्यूट करा जा सकता है फॉर स्टैट्यूटरी रेप, है ना। द कंसेप्ट ऑफ स्टैट्यूटरी रेप अंडर इंडियन लॉ सिंपली मीन्स दैट सेक्सुअल एक्ट्स विद माइनर्स आर पनिशेबल इरिस्पेक्टिव ऑफ द कंसेंट गिवन, है ना। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ बीन मेड अ न्यू ऑफेंस। तो अभी बताया कि चाइल्ड पोर्नोग्राफी या चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ मटेरियल जो होता है उसका स्टोरेज, उसको व्यू करना, इवन उसको शेयर करना, वो सारी चीज़ें आपका क्या है, पोजेशन भी आपका एक तरह से क्रिमिनलाइज्ड, है ना। नेक्स्ट इज क्वेड। इसके बारे में मुझे बताने की नीड नहीं है, इतनी बार डिस्कस कर चुके हैं। क्वेड क्या है? चार देश जो आपका है उनका एक ग्रुपिंग है, चार नेशंस का। किस किस का? इसमें इंडिया है, यूएस है, जापान है, ऑस्ट्रेलिया है। इन्हीं क्वेड नेशंस की एक क्या होती है, मालाबार एक्सरसाइज होती है, नेवल एक्सरसाइज, नेवी की एक्सरसाइज होती है ना। सब मिल के मतलब नेवी की जो एक तरह क्या, जब हम बात करते हैं कि इंटरनेशनल जो आपका इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन या मिलिट्री एक्सरसाइज या वैसा कुछ, तो वैसे ही नेवी की एक्सरसाइज होती है, आपको पता है। द क्वाड ग्रुपिंग कंसिस्ट ऑफ इंडिया, यूएसए, जापान, ऑस्ट्रेलिया। ये आपको पता होना चाहिए, और आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताएंगे कि वेस्टर्न क्वाड में कौन कौन से नेशन है, या जिसको I2U2 भी बोलते हैं ना। अगर आपको पता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट आगे चलते हैं, द मालाबार नेवल एक्सरसाइज, तो इट इज़ क्वाड कंट्रीज, है ना। नेक्स्ट इज डीलिमिटेशन। अब अगर मैं आपके साथ डीलिमिटेशन के बारे में बात करूं, तो आपको पता होना चाहिए कि अभी सेंसस होने वाला है, सेंसस 2020 मतलब आपका 7, है ना। तो यहाँ पे क्या है कि आपका जो सेंसस होता है, सेंसस होने के बाद क्या होता है, जनरली डीलिमिटेशन करा जाता है, अगर मतलब प्रिस्क्राइब्ड है तो। डीलिमिटेशन क्या होता है कि देखो, टाइम के साथ क्या होता है, पॉपुलेशन बढ़ती है। आप क्या बोलते हैं कि आप एमएलए इलेक्ट करते हो, एमपी इलेक्ट करते हो, तो क्या करते हो आप, सीट्स किस हिसाब से देते हो? जिस स्टेट में ज़्यादा पॉपुलेशन है उस स्टेट को ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए, मतलब इलेक्शंस में। बिकॉज वहाँ के लोगों का ओपिनियन, जैसे मान लो 1000 लोगों के ओपिनियन के लिए अगर 10 एमएलए हैं, जैसे 100 लोगों के ओपिनियन के लिए अगर एक एमएलए है, तो आप 1 लाख लोग अगर किसी स्टेट में हैं, तो वहाँ पे आप उसके लिए भी एक एमएलए नहीं रख सकते या एमपी नहीं रख सकते, आपको चेंज करना पड़ेगा। बिकॉज वहाँ पे उतने लोगों में आप डिवाइड करेंगे तो उनके ओपिनियन चेंज होंगे, है ना। आप क्या करते हो, फिक्स कर देते हो कि पॉपुलेशन के हिसाब से, कि मान लो इतने एमएलए मतलब इतने पॉपुलेशन पे एक एमएलए होगा और इतनी पॉपुलेशन पे एक एमपी होगा, आपने फिक्स कर रखा है। उस हिसाब से आप फिर क्या करते हो कि हिमाचल में इतनी एमएलए सीट्स हैं या हिमाचल में इतनी एमपी सीट्स हैं, यूपी में कुछ अलग होगा, यूपी में एमपी सीट्स बहुत ज़्यादा हैं, उस तरह से ना। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो डीलिमिटेशन क्या होता है? लिमिटेशन देखो, लिमिट मतलब बाउंड्री, डीलिमिटेशन मतलब कि कॉन्स्टिट्यूएंसी एंड ऑल को रीड्रॉ करना, उनकी बाउंड्री चेंज करना। तो इसकी बात हो रही है कि अभी के टाइम पे डीलिमिटेशन होने की चांसेस है, वैसे अभी तक अनाउंस नहीं हुआ है, बट आपको पता होना चाहिए। तो अगर मैं बात करूँ डीलिमिटेशन की, तो डीलिमिटेशन क्या होता है, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ जो आपका कॉन्स्टिट्यूएंसी होती हैं, टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी होती है ना, कॉन्स्टिट्यूएंसी जैसे एमएलए कॉन्स्टिट्यूएंसी होती है, एक होती है आपकी एमपी कॉन्स्टिट्यूएंसी, दोनों अलग अलग चीज़ें होती है, तो बेसिक सा डिफरेंस आपको पता होगा। अब ये ना पॉपुलेशन के हिसाब से होती है कि इतने लोगों पे एक एमपी होगा, इतने लोगों के लिए एक एमएलए होगा। अब सोचो, खुद सोचो, अब एक स्टेट में है जिसमें पॉपुलेशन बहुत कम है, तो वहाँ पे उतने लोगों के हिसाब से एमएलए भी कम होंगे या एमपी भी कम होंगे, लेकिन यूपी में अलग होगा सिस्टम, एमएच महाराष्ट्र में अलग होगा सिस्टम, ये आपको समझ आना चाहिए ना। तो अगर हम बात करें डीलिमिटेशन में, तो यहाँ पे क्या होता है कि हम इंश्योर करते हैं कि जो रिप्रेजेंटेशन हो, रिप्रेजेंटेशन मतलब कि जो ये पॉलिटिकल जो इलेक्टेड आपका कैंडिडेट आते हैं, वो क्या करते हैं, लोगों के ओपिनियन को रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए चुनते हैं हम उनको। तो रिप्रेजेंटेशन बराबर होना चाहिए, मतलब कि 100 लोगों पे अगर हाइपोथेटिकली एक एमएलए है, तो 1 लाख के लिए भी एक नहीं चलेगा, 1 लाख के लिए आपको 100 के हिसाब से देखना पड़ेगा, है ना, सबको कवर कर पाओ। ये समझ आता है? तो इसको बोलते हैं कि आपको पॉपुलेशन के हिसाब से नंबर ऑफ एमएलए, नंबर ऑफ एमपी देखने पड़ते हैं, उस हिसाब से आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी का साइज डिक्लेयर होता है कि इतनी पॉपुलेशन में एक कॉन्स्टिट्यूएंसी आएगी और वो बराबर रहना चाहिए, पॉपुलेशन प्रोपोर्शन, है ना। तो इसको बोलते हैं। और ये सब काम कौन करता है? बाउंड्री डिसाइड कौन करता है कि जो आपका कॉन्स्टिट्यूएंसी की टेरिटरी कितनी होगी, साइज़ कितना होगा, ये डिसाइड करता है डीलिमिटेशन कमीशन, है ना। और ये एक अथॉरिटी होती है, इसको बाउंड्री कमीशन ही बोलते हैं, ये आपको पता होना चाहिए, है ना। अब मैं अगर बात करूं कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 82, तो डिलिमिटेशन कमीशन बनता कैसे है? कमीशन बनाने के लिए आपको हर बार पार्लियामेंट में एक स्पेसिफिक अमेंडमेंट लाना पड़ता है। आपको क्या करना पड़ता है कि पार्लियामेंट को एक एक्ट लाना पड़ता है, जैसे आपको डिलिमिटेशन एक्ट लाना पड़ता है ना।
और ये हमेशा हर सेंसस के बाद होता है। सेंसस मतलब कि जो पॉपुलेशन पूरी देखी जाती है, मैंने आपको बताया हुआ है। तो सेंसस के बाद आपका क्या होता है, डिलिमिटेशन होता है। पॉपुलेशन चेंज हुई 10 साल में, तो आप क्या करोगे, सेंसस करोगे, फिर सेंसस के हिसाब से पॉपुलेशन देखोगे। अब हो सकता है कहीं पे पॉपुलेशन ज़्यादा हो जाए और एमएलए एक ही हो। अब मान लो हिमाचल में, मान लो 2001 में जो पॉपुलेशन थी किसी एक एमएलए कॉन्स्टिट्यूएंसी में, आपकी जो भी लोकल होगी या कहीं पे, तो अब क्या होगा, अब वहाँ पे पॉपुलेशन तो बढ़ गई, एमएलए तो फिर भी एक ही है, तो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन नहीं हो रहा ना पॉपुलेशन का, इसीलिए चेंज करना पड़ता है। हो सकता है वहाँ पे 2 कॉन्स्टिट्यूएंसी हो जाए, डिवाइड हो जाए, ठीक है, ये आपको समझ आता है। तो ऐसी सारी चीज़ें होती हैं। अब मैं बात करता हूँ कि आर्टिकल 82 कि पार्लियामेंट के पास पावर है। क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे कि क्या कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करता है, बिल्कुल प्रोवाइड करता है। पार्लियामेंट हर सेंसस के बाद एक डिलिमिटेशन एक्ट लेके आती है, जिससे वो एक डिलिमिटेशन कमीशन फॉर्म करती है। अच्छा, एक्ट की क्यों जरूरत है, बिकॉज डिलिमिटेशन कमीशन परमानेंट नहीं होता, ये टेम्पररीली बनता है डिलिमिटेशन करवाते तक, उसके बाद ये फिर से ख़त्म हो जाता है, फिर आपको दोबारा बनाने के लिए दोबारा से एक्ट लाना पड़ता है। क्या ये समझ आता है, इसीलिए इसमें हर बार एक्ट लाना पड़ता है सेंसस के बाद, है ना। अगर मैं बात करूँ डिलिमिटेशन कमीशन की, तो डिलिमिटेशन कमीशन की अगर मैं बात करूँ आपके साथ, तो डिलिमिटेशन कमीशन जो होता है, या बाउंड्री कमीशन, जो ये सारी चीज़ें देखता है कि कॉन्स्टिट्यूएंसी का साइज़ क्या होगा, वो अपॉइंट कौन करता है, इसके सारे जो अपॉइंटमेंट होते हैं दैट इज़ बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन कंसल्टेशन विद ईसीआई, ईसीआई के साथ कंसल्ट करके, है ना, खुद से नहीं, डिस्क्रीट नहीं। तो इलेक्शन कमीशन के साथ कंसल्ट करके अपॉइंटमेंट होती है, प्रेसिडेंट करते हैं अपॉइंट, है ना, इंडिया के। मेंबर्स कितने होते हैं, इट इज़ जस्ट 3 मेंबर्ड। अगर मैं बात करूँ 3 मेंबर नहीं, मतलब 3 सेट ऑफ मेंबर्स होते हैं। जैसे आपका एक तो होते हैं आपके जो सुप्रीम कोर्ट जज होते हैं, रिटायर्ड, है ना, रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज होते हैं, जो इसी कमीशन के चेयरपर्सन भी होते हैं, ठीक है। प्लस इसमें होते हैं आपके जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं। देखो इलेक्शन कमीशन में 3 लोग हैं अभी के टाइम पे, 3 में से 2 होते हैं आपके इलेक्शन कमिश्नर, एक होते हैं सीईसी, है ना, जो मेन होते हैं। तो सीईसी होते हैं इसका पार्ट, प्लस हर स्टेट के इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं, मतलब जितने भी स्टेट है सबके अपने इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं ना। तो यहाँ पे क्या कॉम्पोजिशन होती है आपको पता होना चाहिए। 3 टाइप के लोग होते हैं, एक होता है सुप्रीम कोर्ट जज, रिटायर्ड चेयरपर्सन होते हो, प्लस सीईसी होते हैं, प्लस स्टेट्स के इलेक्शन कमिश्नर होते हैं ना, सेंटर के और स्टेट के सारे, जो आपका चीफ इलेक्शन कमिश्नर के साथ, है ना। तो ये आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे फ़ायदा क्या है, यहाँ पे ना ये एक मतलब आपका इंडिपेंडेंसी है। यहाँ पे कोई भी एग्जीक्यूटिव जो होते हैं हमारे, मतलब अगर मैं बात करूँ स्टेट के, उनका कोई भी इसमें रोल नहीं होता। ये इंडिपेंडेंट बॉडी है, इसके डिसीजन फाइनल होते हैं, इसको आप डिसीजन कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते हैं। ये आपको पता होना चाहिए, क्वेश्चन आ सकता है। और इसको अगर एक बार डिसीजन आ गया तो उसको पार्लियामेंट भी मॉडिफाई नहीं कर सकती, ना ही स्टेट असेंबली मॉडिफाई कर सकती है। ये आपको पता होना चाहिए कि जो यहाँ के डिसीजन होते हैं वो फाइनल होते हैं, उसको पार्लियामेंट, कोर्ट या स्टेट असेंबली कुछ भी चेंज नहीं कर सकती, करना भी चाहे तो भी। इसीलिए इसको बोलते हैं कि इंडिपेंडेंसी है इसको, मतलब यहाँ पे ना आप सेपरेशन ऑफ पावर की जब बात करते हो, या एक तरह से जो अगर काम जो फंक्शनल इंडिपेंडेंसी होती है किसी इंस्टीट्यूशन की, उसको आप एक तरह से इंश्योर करते हो, है ना। और अगर मैं बात करूँ डिलिमिटेशन कमीशन अभी तक 4 बार एस्टेब्लिश हुए हैं। देखो 1952 में, 1962 में, 1972 में और 2002 में। पिछले साल का प्रीलिम्स का क्वेश्चन है यूपीएससी का कि कितनी बार हुआ है, आपको पता होना चाहिए। देखो आपको पैटर्न दिख रहा होगा, 1951 सेंसस तो 52 में डिलिमिटेशन, 1961 सेंसस तो 62 में डिलिमिटेशन, 1971 सेंसस तो 72 में डिलिमिटेशन, और 2001 का सेंसस तो 2002 में डिलिमिटेशन। अब मैं अगर बात करूं तो ये आपको दिख रहा है ना कि सेंसस होता है, सेंसस के बाद पॉपुलेशन का डेटा आता है, तो उसके हिसाब से, पॉपुलेशन के हिसाब से फिर आप डिसाइड करते हो कि कॉन्स्टिट्यूएंसी का साइज़ बढ़ाना चाहिए, घटाना चाहिए, ज़्यादा लोग तो नहीं हो गए उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में ना। तो ये सारी चीज़ें सेंसस के बाद ही होती हैं जनरली। तो इस बार भी यही बात हो रही है, अभी तक कुछ फाइनल नहीं है इसका, बट मतलब होने के चांसेस हैं, बिकॉज 2026 तक आपका सीटें फ्रीज थी। मतलब जो आपने 2002 मतलब अगर मैं बात करूँ, देखो आपको पता ही होगा 40, अच्छा यहाँ पे ना 1971 सेंसस, 1981 सेंसस और ये सब आपको पता ही होगा, इस अराउंड पॉलिटिकल बैकग्राउंड, तो आपको पता होगा कि क्यों नहीं हुआ था, क्या नहीं हुआ था ना। बट मैं यहाँ पे बात करता हूँ जो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया था, दैट इज़ इमरजेंसी के टाइम पे 1976, है ना। तो यहाँ पे क्या है, इन्होंने फ्रीज कर दिया था कि जो भी सीट्स अभी के टाइम पे जितनी है और ईच स्टेट के पास जितनी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, उसको 2000 तक फ्रीज कर दिया था। 2000 मतलब इस साल तक फ्रीज कर दिया था, जो 1971 में डेटा मिला था उसके हिसाब से। मतलब उसके बाद दोबारा डिलिमिटेशन के हिसाब से कॉन्स्टिट्यूएंसी चेंज नहीं हुई। 84th अमेंडमेंट में भी आपका जो ऐसा ही किया गया था कि 2001 में जो है, ठीक है, वो आपका 1991 की पॉपुलेशन सेंसस के हिसाब से सारा डेटा, ये आपको याद रखने की नीड नहीं है, कोई नहीं पूछेगा, मैं बस आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ कि कैसे ये वर्क करता है। 87th में भी यही देखा गया था कि कैसे
आपका 87 में फिर आपका ये जो डेटा था ये 2001 के हिसाब से किया गया था, ये आपको पता होना चाहिए, है ना। यहाँ पे क्या है कि आप ना एक चीज़ फिक्स थी, फ्रीज कर रखा है इन्होंने नंबर ऑफ सीट्स, कि टोटल नंबर ऑफ सीट्स जो है एमएलए सीट्स जो, या आपका स्टेट में बात करूं अगर मैं, और एमपी सीट पूरा इंडिया में, वो फिक्स कर रखी हैं कि इतनी लोकसभा है इतनी राज्यसभा है, वो फिक्स कर रखी हैं, ठीक है। और इतनी हर स्टेट के अपने एमएलए होंगे। अब उसमें वो बस ये चेंज कर सकते हैं कि पॉपुलेशन के हिसाब से कॉन्स्टिट्यूएंसी थोड़ा बहुत साइज रीड्रॉ कर सकते हैं, अदरवाइज वो उस नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसी नहीं चेंज कर सकते कि हिमाचल में अगर मान लो आपका इतनी एमएलए कॉन्स्टिट्यूएंसी है तो उसको 1-2 से बढ़ा दो, ऐसा नहीं कर सकते, ये फ्रीज कर दिया था। और ये 2026 तक फ्रीज कर दिया था। तो अभी ना इसमें अब चांसेस हैं कि डिलिमिटेशन होगा, तो मतलब पॉपुलेशन के हिसाब से अभी सेंसस होगा 2026 के बाद से, 27 में ख़त्म होगा, उसके बाद डिलिमिटेशन होगा। तो उसमें चांसेस हैं कि आपका सीटें बढ़ने के चांसेस है, तभी उस चक्कर में नया पार्लियामेंट बनाया गया है, मतलब ज़्यादा कैपेसिटी वहाँ पे रख सकें, है ना, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं। डिलिमिटेशन रेफर्स टू रीड्राइंग द टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी, कॉन्स्टिट्यूएंसी को चेंज करना कि यहाँ से होगी कॉन्स्टिट्यूएंसी, ये होगा, उसकी बाउंड्री को रीड्रॉ करना। आर्टिकल 82 क्या करता है, पार्लियामेंट को पावर देता है कि वो एक एक्ट ला सकते हैं जिससे डिलिमिटेशन कमीशन बने, है ना, हर सेंसस के बाद। डिलिमिटेशन कमीशन इज अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन कंसल्टेशन विद द ईसीआई, अभी बताया। नेक्स्ट इज कॉम्पोजिशन ऑफ डिलिमिटेशन कमीशन, तो रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज, चीफ इलेक्शन कमिश्नर प्लस स्टेट इलेक्शन कमिश्नर्स, है ना। नेक्स्ट इज डिसीजंस ऑफ द डिलिमिटेशन कमीशन कैन नॉट बी आर फाइनल एंड कैन नॉट बी चैलेंज बाय कोर्ट और पार्लियामेंट, है ना, ये आपको समझ आना चाहिए कि पार्लियामेंट भी इनको मॉडिफाई नहीं कर सकती। नेक्स्ट इज 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976 फ्रोज द लोकसभा सीट अलोकेशन, ये आपको पता होना चाहिए, है ना। 2000 तक इन्होंने मतलब जो आपका इस साल तक डिलिमिटेशन के जो भी आपका लोकसभा सीट के नंबर थे वो फ्रीज कर दिए। देखो बाउंड्री तो रीड्रॉ हो सकती है लेकिन आप बढ़ा घटा नहीं सकते सीटें, है ना, कि स्टेट में बढ़ा दी या आपका मतलब पूरा ओवरऑल इंडिया में किसी में बढ़ा दिया ना, एमपी की बात करूँ चाहे एमएलए की। तो यहाँ पे क्या है कि 1971 सेंसस के हिसाब से फ्रीज किया गया था, वैसे पूछते नहीं है बट ठीक है, मतलब एमसीक्यू है तो आपको पता होना चाहिए। 2003 वाले ने किया था 2001 के हिसाब से, ये आपको थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए कि आसपास के हिसाब से ही होगा, है ना। बस जो आपका इमरजेंसी के टाइम का आया था उसने किया था 1971 से 2000 तक फ्रीज, बाकी आपका उसके अलावा 2001 में जो आया था उसने 1991 का यूज़ किया था, 2003 में जो है उसने 2001 का यूज़ किया है ना सेंसस डेटा। नेक्स्ट इज़ वेईमार ट्राइंगल, तो वेईमार ट्राइंगल कुछ नहीं है, एक तरह की ग्रुपिंग है। इट इज़ अ पॉलिटिकल एंड डिप्लोमेटिक ग्रुपिंग ऑफ 3 नेशंस। ट्राइंगल से आपको पता चल रहा है फ्रांस, जर्मनी, पोलैंड। मेजरली ये आपका अगर मैं बात करूं तो ईस्टर्न जो यूरोप है उसको लेके, उसके अगेंस्ट और रशिया के अगेंस्ट, मतलब एक कंसर्न जो है सिक्योरिटी से लेके, अगर पॉलिटिकल जो अगर मैं बात करूं कि आपका जो भी आपका कॉन्फ्लिक्ट रहते हैं वो सारी चीज़ों को लेके बनी थी। तो ये आपको पता होना चाहिए वेईमार ट्राइंगल, है ना, ये 1991 में बना था, है ना। तो उस टाइम पे उस टाइम के जियो पॉलिटिकल जो सिनेरियो होते थे उस हिसाब से, तो फ्रांस, जर्मनी एंड पोलैंड, है ना। नेक्स्ट इज UNDESA, यूनाइटेड नेशंस डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर्स। तो इन नाम से ही पता चल रहा है ये क्या करेगा, जो भी मतलब यूनाइटेड नेशंस का काम होगा अराउंड द इकोनॉमिक, जो आपका इंटर गवर्नमेंटल जो भी आपका अगर मैं बात करूँ कोऑपरेशन होगा या डेवलपमेंट होगा, सोशल की बात करूँ, इन्वायरमेंटल बात करूँ, तो सारी चीज़ों के अराउंड। और मेन इसका फोकस होता है कि ये देखना कि इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। अब ये 17 गोल्स आप सभी को याद होने चाहिए, ये तो बेसिक सी चीज़ है जो आपसे एक्सपेक्ट करी जाती है। 17 के 17 आपको पता होना चाहिए, कहाँ से आता है शुरू से, नो पॉवर्टी, ज़ीरो हंगर, गुड हेल्थ, ठीक है। उसके बाद आप बात करते हैं क्वालिटी एजुकेशन, जेंडर गैप, है ना, जेंडर इक्वालिटी। उसके बाद आप बात करते हैं मतलब सैनिटेशन, वाटर, ये सब आपको पता होना चाहिए। तो नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ तो ये है इकोनॉमिक, सोशल एंड इन्वायरमेंटल डेवलपमेंट एंड SDG, है ना। तो ये आपको पता होना चाहिए। सो दैट्स ऑल फॉर द डे। आई होप यू लाइक द वीडियो। इफ़ यू लाइक द वीडियो, डू लाइक इट, कमेंट ऑन इट, share it and subscribe to my channel. It will just keep me motivated to make these videos for you guys on a daily basis, and I will see you all in the next video. Thank you once again.